नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। कल बाइपोल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स देखने के बाद सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि बिहार में जहाँ पर भाजपा के जो प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी की वजह से वो सीट खाली हुई थी और वहां पर ही बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इन द सेंस वहां से बीजेपी हार गई है। 30 साल के बाद ये रिकॉर्ड बनाया, ऐसा बोल सकते हैं प्रशांत किशोर जो वहां से जीत कर आए। तो सवाल सभी के मन में है कि क्या जनता नाराज है बीजेपी से। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या अंदरूनी कुछ अशांति फैल रही है बीजेपी में। और तीसरा सवाल ये है कि जो अभी आंदोलन हुआ सीजेपी का, और साथ साथ एक यूजीसी में जो धर्मेंद्र प्रधान जी लेकर आए थे, उसकी वजह से जो असंतोष कुछ लोगों के मन में है, उसका इफेक्ट देखने को मिला। ये भी सारा विचार सब लोग कर रहे हैं। वैसे सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत कर आई, गुजरात में मांजलपुर से बीजेपी जीती है, लेकिन वोट शेयरिंग कम हुआ है। और फिर वो वही है कि सर आप कैसे बताएंगे, कैसे देखें बीजेपी को, क्या ये सही मायने में है या फिर रीथिंक करने की जरूरत है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहा जाता है ऐसा कि राजनीति में अच्छा समय जो है वो लंबा नहीं चलता। हाँ। और अच्छा समय जो है वो असंतोष लाता है। यस। अच्छा समय जो है वो कहीं ना कहीं अहंकार भी लाता है। और अच्छा समय जब आता है तो वो बुरा समय कब आने वाला है वो तारीख लेकर ही आता है। परंतु ऐसा है कि अच्छे समय में आपने क्या किया, उसको आप कैसे लोगों के सामने लेकर जाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बीजेपी के सामने मैं अगर भाजपा की बात करूं और बांकीपुर की बात, दतिया की तो बात करनी ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो भाजपा ने, मैं ऐसा मानता हूं कि वो सोने की थाली में कांग्रेस को दे दी वो सीट। अगर नरोत्तम मिश्रा को ये टिकट मिलती दतिया वाली, तो ये टिकट, ये बैठक जो है वो भाजपा 100% जीत रही। परंतु ये कहीं ना कहीं गृह मंत्री थे, बड़े हो चुके थे, मतलब अच्छे नेता थे, 3 बार जीत चुके हैं, तो कहीं मोहन यादव से बड़े ना हो जाएं, ये कहीं ना कहीं अंदरूनी जो बातें थी, उस वजह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट वहां से काटा गया। उसके बाद काफी बवाल भी हुआ। राइट। और उस बवाल का असर जो है वो, ऐसा मानता हूं मैं कि वहां के मतदाताओं पर पड़ा और दतिया गवाई। ठीक है, चलिए दतिया को तो छोड़ भी देते हैं, क्योंकि वो पहले भी तो कांग्रेस के ही जीते थे प्रत्याशी, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं है। बांकीपुर वाली जो सीट है बिहार की, ये बहुत ही मायने करती है। वैसे इन बिटवीन गुजरात की भी बात कर ले, मांजलपुर की सीट थी, तो अब गुजरात तो वैसे देख लीजिए तो भाजपा का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर 17 में कुछ हुआ था कि भाजपा को सेटबैक मिला, लेकिन 22 में भाजपा ने जिस प्रकार से कमबैक किया, रिकॉर्ड सीट जीतकर, वो अब भाजपा को गुजरात में हराना, मैं ऐसा मानता हूं कि असंभवित है। हालांकि अंदरूनी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे भाजपा को अभी भी समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक किसान आंदोलन चल रहा है, खास करके सौराष्ट्र रीजन में जो है आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बढ़ा रही है। उत्तर गुजरात जिसे कहते हैं, गुजरात का उत्तरी भाग जो है, वहां पर एक सांसद जो लोकसभा की सीट है वो इस बार कांग्रेस ने जीती है, ज्ञानीबेन ठाकुर वहां से जीत कर। और Yes. वहां पर मैं ज्यादातर जातिगत राजनीति में नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वैसे सदैव मानता हूं कि जैसे ही कोई रिजल्ट आ जाता है, अब देखिए ये 3 सीटों का और बाकी ये सीट का रिजल्ट आया, तो तुरंत ही राजनीतिक विश्लेषक अपने आप को कहने वाले जो लोग हैं वो जातिगत गणित लेकर आते,
इस जाति ने इसको वोट दिया, इस जाति ने वोट नहीं दिया, इस जाति ने पिछली बार दिया था, इस बार नहीं दिया, ये सब लेकर आए। कभी आपने देखा कि ये कभी फिरकागत वोट लेकर आए कि कांग्रेस को अगर वोट मिले तो इस बार सुन्नी ने इतना दिया, शिया ने इतना दिया, अहमदिया ने इतना दिया, दाऊदी बोहरा ने इतना दिया या खोजा ने इतना दिया, लेकर कभी नहीं आते। कभी ये लोग ब्रांचेस को लेकर नहीं आते क्रिश्चियनिटी की कि मैथोडिस्ट ने इतना दिया या प्रोटेस्टेंट ने इतना दिया, सीएनआई चर्च वालों ने इतना दिया। ये गणित कभी कोई लेकर नहीं आता। गणित सदैव जातिगत गणित लेकर आते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि हिंदू बटा रहे, हिंदू जातियों में बटकर ही वोट करें और हिंदू आपस में लड़ता रहे। क्योंकि अगर किसी जाति ने ज्यादा वोट किसी पार्टी को दे दिया तो जिस जाति ने पिछली बार ज्यादा दिया था, इस बार वही ज्यादा वोट देने वाली जाति जो है वो किस प्रकार से कम वोट देने वाली जाति को गाली दे, गरियाए, उसको बुरा भला करें। अंदरूनी कलह चलती रहे हिंदुओं में, ये इनका गणित होता। तो मैं ज्यादा इसमें जाता नहीं, परंतु ठाकुर समाज की आबादी उत्तर गुजरात में ज्यादा है। Yes. और ये निर्णायक भी। ज्ञानीबेन ठाकुर का उन पर वर्चस्व भी काफी अच्छा है। हालांकि एक दलबदलू भाजपा में भी आए हैं, अल्पेश ठाकुर, जिनकी वजह से 2017 में काफी सेंध पड़ी थी भाजपा को अपने वोटों में। उनकी जो प्रतिष्ठा है वो उतनी अब उनके समाज में नहीं जितनी ज्ञानीबेन, ये समझना पड़ेगा। तो ये गुजरात का है, परंतु फिर भी गुजरात भाजपा का गढ़ है और 27 में भी ये दोबारा से भारत देखेगा। बांकीपुर पर घूम फिर कर वापस आते हैं। बांकीपुर इस वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सीट भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष की, राइट, वो सीट भाजपा का, जब लालू प्रसाद यादव वहां राज करते थे और नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब से वहां से भाजपा जीत रहा है और तब से वहां से नितिन नवीन जीत। और इस सीट पर हारना, ये दो चिन्ह है यहां से निकलकर आते हैं। पहला चिन्ह ये है कि आपने जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है वो व्यक्ति अपनी खुद की जीती हुई सीट नहीं जीता सकता, ये एक संकेत निकल कर आता है। दूसरा ये है कि भाजपा पिछली बार, पिछले चुनाव में भाजपा बिहार में सबसे बड़ा दल बना, तो अब ऐसा कोई कह सकता है कि ये बाय फ्लूक हो गया है, हालांकि बिहार के मतदाता भाजपा को नहीं चाहते। ये दो संकेत इसमें से निकल सकते हैं। इसमें दूसरी बात जो है, मैं ये मानता हूं कि अंदरूनी बात जो भाजपा की है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, इन दोनों के बीच में। मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी की राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है वो भाजपा की नहीं, वो जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी से अपनी राजनीति का आरंभ करते हैं, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से जुड़ते हैं, फिर नीतीश कुमार की जेडीयू में आते हैं और फिर भाजपा में आते हैं। नितिन नवीन की जो पृष्ठभूमि है वो प्रखर हिंदुत्व की पृष्ठभूमि है, भाजपा की पृष्ठभूमि से आते हैं, वो किसी अन्य पार्टी से नहीं। तो यहाँ पर जो टकराव, एक बिंदु जो सबसे ज्यादा सोचने की बात यहाँ पर भाजपा को है वो ये है कि जो दल बदल कर भाजपा में आए हैं और आज वो बड़े पद पर उनको बिठाया गया है, क्या वही तो भाजपा को सेंध नहीं दिलवा रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने जिस प्रकार से खुश होकर प्रशांत किशोर को बधाई दी है, वो देखने लायक। अब मैं अंदरूनी की बात कहूं तो देखिए, राजनीतिक प्रोटोकॉल अलग होता है। तो मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री के तौर पर बैठते हैं सामान्य सार्वजनिक मंच पर, तो वहां पर राष्ट्रीय मुख्यमंत्री रहेंगे तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री बड़े रहे। परंतु जब पार्टी की बात आती है तो वहां पर
मुख्यमंत्री का पद जो है वो प्रोटोकॉल में सेकंड आ जाए, Yes. राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर जो, और आप देखें तो नितिन नबीन जो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उससे पहले बिहार विधानसभा में वो सम्राट चौधरी के जूनियर थे, क्योंकि वो तो विधायक थे केवल, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री थे। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो यहाँ पर ये जो अहंकार वाली बात आती है वो सम्राट चौधरी की ओर भाजपा को देखना पड़ेगा कि कहां पर ये हुआ। क्योंकि देखिए 4% से 64%, मैं फिर भी एक बार देख लेता हूं, 49%, 4% वोट मिला था जनसुराज को 2025 के चुनाव में। उनकी प्रत्याशी वंदना कुमारी, 4.92, करीब करीब 5% वोट मिले थे, और अब वो 50 पे आ गए। तो 45% वोटों का बढ़ना ये छोटी मोटी घटना नहीं है। भाजपा का कितना गिरा वोट प्रतिशत उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। जन सुराज का 45% वोट का बढ़ना ये अच्छे लक्षण नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। वैसे भाजपा का भी तो देखे तो 62, करीब करीब 62.66% वोट था 2025 में, वो अभी 34.40 पर आकर खड़ा। तो ये भी करीब 30% अगर देखें तो 32% घटे हैं भाजपा के। आपने जो बताया उस मुद्दे पर अगर हम आए तो जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, वर्तमान जो मुद्दा था नीट का, वैसे मेरे एक मित्र थे, हम लोगों ने साथ में एक कॉर्पोरेट में जॉब की थी, हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं। वो आज तो एक PSU बैंक में ऑफिसर हैं। वो मुझे कहा करते थे कि देवेंद्र भाई, बिहार में है ना, अगर माँ के 3 बेटे हैं तो एक IPS बनेगा, मतलब पुलिस में जाएगा, एक राजनीति में जाएगा, और एक IAS बनेगा। अब ये पुलिस वाला जो था उस समय उन्होंने ये बताया था कि ये या तो पुलिस में या IPS बनेगा, या डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर बनेगा। एक IAS में जाएगा और दूसरा राजनीति में जाएगा, ये निश्चित। अब देखिए नीट का जो पेपर लीक हुआ, यस, उसका, और उसके बाद जो दिल्ली में हुआ, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में ये बताया था कि वहां पर नीट के छात्र नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहां पर थे नीट के छात्र, परंतु ये वहां पर जो हिंसा हुई और जिस प्रकार से धर्म विरुद्ध, भगवान श्री राम के विरुद्ध, देश विरुद्ध जो नारे लगे, उससे वो लोग भी आहत थे। उन्होंने अपने आप को उस मुख्य मंच जो थे वहां से अपने आप को अलग कर लिया। वो जो लोग थे वो बिहार से भी कुछ लोग आए थे वहां। अब वीडियोस देखिए, इस पेपर लीक का असर और छात्र आंदोलन जो हुआ, उसके बाद बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन, हिंसा भी हुई, दिल्ली के बाद बिहार में हुआ। तो इसका असर बिहार में पड़ा होगा, भाजपा को ये देखना पड़ेगा। एक जो दल बदल कर जो नेता आए हैं और जो बड़े पद पर बैठे, उनके ऊपर विचार करना पड़ेगा। और ये जो नेता आए हैं उनको 2 हिस्सों में विचार करना होगा। पहला, क्या उनका कोई जन सामर्थ्य है, लोगों में उनकी कोई प्रतिष्ठा बची है, एक। दूसरा, क्या वो भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सोचना होगा। दूसरी जो बात है वो नीट के आंदोलन यानी जेन ज़ी, इसका कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा। और तीसरा, धर्मेंद्र प्रधान, ये मैं ऐसा मानता हूं, धर्मेंद्र प्रधान बहुत बड़ा मुद्दा बनेंगे। नीट के पेपर लीक के बाद अगर तुरंत उन्होंने सामने से नैतिक दायित्व लेकर, हालांकि उन्होंने माना था कि ये मेरा दायित्व है, सार्वजनिक रूप से कहा था कि मेरा दायित्व है, पेपर लीक हुआ, मैं ये आश्वस्त करता हूं आपको कि फिर से ये ऐसा नहीं होगा, सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। परंतु नैतिक दायित्व लेकर उन्होंने अगर त्यागपत्र दे दिया होता तो इससे 2 बात होती। पहला, जो हिंदी बेल्ट है
जहां पर भाजपा की बहुत बड़ा जनाधार है। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश में दतिया में हुआ, राजस्थान प्रति 5 वर्ष राजस्थान अपनी सरकार बदल देता है और वर्तमान में भाजपा है। आने वाले समय में रिपीट नहीं करता है वहां पर राजस्थान का मतदान। राइट। दूसरा पंजाब के इलेक्शन है और बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, कुल मिलाकर अगर इस 3 राज्यों की लोकसभा सीटें देखें तो करीब करीब 150 के करीब जाती है। आपने पश्चिम बंगाल से जो गेन किया है, कहीं ऐसा न हो कि बिहार और मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में होकर उससे ज्यादा गंवा दे। धर्मेंद्र प्रधान में दोबारा से उसी मुद्दे पर आता, यूजीसी के जो नियम बने, उस नियमों से खासकर, मैं फिर से कहता हूं, मैं जातिगत बातों में कभी भी नहीं पड़ता, परंतु सवर्ण छात्रों में इसका जो प्रभाव हुआ, इसकी जो बातें, खासकर कुछ 2014 के बाद जो हिंदुत्ववादी बने हैं, ऐसे कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, खासकर मैं नाम देकर बताता हूं, अजीत भारती, इस व्यक्ति ने जिस प्रकार से नुकसान किया है, वैसे मैं मानता हूं, वैसे इसको बड़ा बनाने वाले भी भाजपा के ही समर्थक थे। इस व्यक्ति ने जिस प्रकार से वहां पर जो हिंदुत्ववादी मतदाता थे, जो जाति को से ऊपर चढ़कर वोट कर रहे थे, उनमें जो सेंध लगाने का काम अजीत भारती और बाकी सारे 2014 के बाद जो अपना रंग बदलकर जो लोग हिंदुत्ववादी बने थे, जो वास्तव में वामपंथी भी हैं और जातिवादी भी, इन लोगों ने अब जातिवाद को फैलाना बढ़ा दिया। यूजीसी का जो मुद्दा था, उसने बिहार में काफी असर किया होगा, इस मुद्दे को देखना पड़ेगा। और अगर यूजीसी ने और नीट ने अगर असर किया है, तो ये इसका दायित्व जो है वो धर्मेंद्र प्रधान पर आता है। अगर ये निकल कर ऐसा आता है कि इस 2 मुद्दे ने अगर भाजपा को नुकसान किया है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा ने संगठन में भी धर्मेंद्र प्रधान को कोई दायित्व नहीं देना चाहिए। यस सर, दूसरी बात ये आगे जाकर दूसरे राज्यों में भी इसका असर पड़ेगा। जी आप कुछ बता रहे। हाँ सर, मेरा ऐसा था कि शायद इसके बाद कुछ विचार मंथन बीजेपी करेगी, अंदर में क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या क्या इश्यूज है, नो डाउट। पर सर दूसरी बात ये है, कल मेरी किसी के साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने प्रदेश में अपनी ही सीट नहीं जितवा सकता, वो देश में क्या करेगा। मतलब वो नितिन नवीन जी के बारे में बात कर रहे थे। तो बहुत बड़ा सवाल है ये भी, क्योंकि एक ऑल ऑफ ए सडन ये सरप्राइजिंग चेहरा सामने आया, इनको अध्यक्ष बनाया तब। दूसरी बात ये है कि ये भी बताया, हम डिस्कस कर रहे थे कि कितने दिन तक ऐसा चलेगा कि मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ते रहेंगे। ग्राउंड वर्क नहीं हो पा रहा है, ऐसा उनका मानना था। दैट पर्सन बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, नो डाउट। और उनकी काफी सारी कंप्लेंट्स भी थी, और कंप्लेंट्स होना भी सही होना, वो तो बात बिल्कुल सही है, जब काम नहीं होगा तो लोग बोलेंगे। तो सर आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि कितने दिन तक ऐसा चलेगा कि मोदी जी के चेहरे पे ये चुनाव जीतते रहेंगे या चुनाव लड़ते रहेंगे? इनके लिए अब क्या समय आ चुका है आत्मपरीक्षण, चिंतन का और ग्राउंड वर्क रही में और लोगों के साथ जुड़ने का फिर से? देखिए, वैसे मैं ये मानता हूं कि भाजपा का जहां तक प्रश्न है, भाजपा प्रत्येक चुनाव का विश्लेषण करती है। वैसे कॉरपोरेट की तरह भाजपा इलेक्शन लड़ती है। कॉरपोरेट में जिस प्रकार से टारगेट के पीछे कोई भी व्यक्ति दौड़ता है, यस, ये एक बात है। भाजपा के लिए सीट जीतना बहुत महत्वपूर्ण हो, तो वो कॉरपोरेट की तरह इलेक्शन लड़ते हैं। तो जब कॉरपोरेट की तरह लड़ते हैं, तो वो एनालिसिस भी कॉरपोरेट की तरह ही करते हैं। जिसे मैं बताऊं कि केपीआई उनके फिक्स है, की रिजल्ट ये जो है केपीआई उनके की पॉइंट ऑफ रिजल्ट। दूसरा उनका स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस
एरिया और ऑफ इम्प्रूवमेंट, अपॉर्चुनिटीज और ये जो जब थ्रेट्स, तो ये एनालिसिस बीजेपी करती और एनालिसिस के ऊपर कार्य करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट भी करती। उसका अगर आपको रिजल्ट देखना है तो आप हरियाणा के रिजल्ट देखिए, महाराष्ट्र के रिजल्ट देखिए लोकसभा के बाद, और बिहार के रिजल्ट, पश्चिम बंगाल भी देखिए। तो भाजपा सीखती, ऐसा नहीं है कि हार गए तो हार गए, अगली बार लड़ेंगे, खास करके कांग्रेस की तरह नहीं, इलेक्शन आए तो चलो लड़ते हैं, इस प्रकार से नहीं। वो एनालिसिस बहुत ही एकदम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर एनालिसिस होती। आपने जो बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो मैं ये मेरा स्वानुभव बता रहा हूं। मैंने किसी एक नेता को ये कहते हुए सुना है मेरे बिल्कुल ठीक सामने कि हमें हमारी राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, हमारी राजनीति की दुकान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे नाम से चलानी है। तो ऐसे नेता अगर भाजपा में हैं जो अपनी राजनीति की दुकान चलाते हैं और उस दुकान में उनके पास जो प्रोडक्ट है वो नरेंद्र मोदी है, तो आने वाला समय भाजपा के लिए काफी कठिन। नरेंद्र मोदी प्रोडक्ट नहीं है, ये भाजपा के नेताओं को समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी केवल चेहरा नहीं है, ये भाजपा के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा। आप जाएंगे, और दूसरी बात ये है कि इनका जो सोशल मीडिया है, खासकर सोशल मीडिया ने नीट पेपर लीक के बाद, मैं वैसे तो 2024 के इलेक्शन से ही लेकर चलिए, तो भाजपा का जो सोशल मीडिया है वो लगातार फेल होता जा रहा है। उसका एनालिसिस करने की आवश्यकता है। वो अपने नैरेटिव चलाने में संपूर्णतया फेल हो गया। दूसरा, भाजपा के नेता जो हैं और उनके कार्यकर्ता, वो उनका अभ्यास, उनके जो नेता हैं नरेंद्र मोदी और राज्य में जो कार्य कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री, उनके जो विधायक हैं, उनके जो कॉर्पोरेटर हैं, उनके जो सांसद हैं, उन्होंने जनहित में क्या क्या कार्य किए हैं वो मतदाताओं तक ले जाने की जगह उसे सोशल मीडिया पर या उसे प्रचारित करने के बदले वो नेताओं के साथ अपने फोटोग्राफ रखने में ज्यादा अपने आप को सेफ अनुभव करते हैं। वो यही करते हैं कि किस नेता के पास गया, किसको मैंने गुलदस्ता फूलों का गुच्छा दिया, उस सेल्फी ली, चले गए। दूसरी एक बात समझने की आवश्यकता है, अगर आप कोई कार्यक्रम करते हैं, वहां पर कार्यकर्ता आता है, लेकिन वो उस जगह की जो सेल्फी पॉइंट बनी है वहां से अपनी सेल्फी लेता है, सभा चालू हो गई, सेल्फी लेता है, सोशल मीडिया पर डालता है, चला। उसने ये मान लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक हैं तब तक मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, मुझे कोई बोलने वाला नहीं। ये जो है उनमें अभ्यास ये बढ़ाना पड़ेगा उनको। अपने सांसद, अपने लोकल सांसद, लोकल विधायक, लोकल कॉर्पोरेटर ने जो काम किए हैं उनको सार्वजनिक करना पड़ेगा, मतदाताओं तक लेकर जाना पड़ेगा। केवल और केवल नेताओं के साथ फोटोग्राफ शेयर करने से एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बात भाजपा ने, जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी जब इंस्टाग्राम पर आए, उन्होंने नीट के छात्रों से संवाद करना शुरू किया, जेन जी से संवाद करना शुरू किया, तब जाकर विधायक और सांसद आए। अभी भी कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो अभी भी इस कदम पर नहीं चल पाए। उनका जो कनेक्शन है नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, जो मतदाताओं के साथ कनेक्शन, वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट दिख रहा है। उसे दोबारा से कनेक्ट करने की आवश्यकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और धर्म के लिए जो कार्य किया है, हिंदुत्व के पुनः जागरण के लिए जो कार्य किए, उसे आंकड़ों के साथ समाज में ले जाने की आवश्यकता है। दूसरी एक और बात मैं कहता हूं कि भाजपा को अब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 वर्षों में 1200 काम किए। मैं केवल एक आंकड़ा बोल रहा हूँ, 1200 से ज्यादा ही है। अब उनको कांग्रेस की विफलताओं को गिनवाना बंद करना चाहिए, भाजपा की सफलता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं, जिससे भारत में परिवर्तन आया है, जिससे देश में परिवर्तन आया, जिससे भारत की छवि विदेशों में उजागर हुई है, गौरवान्वित हुई है, मजबूत हुई है, ऐसी बातों को ज्यादा बढ़ोतरी देनी पड़ेगी। कांग्रेस ने जो किया वो कर दिया। अब 12 वर्ष हो गए हैं, 12 वर्षों में हमने जो किया है वो, मतलब भाजपा ने जो किया है वो अब समाज में लेकर जाने की आवश्यकता है। अगर पेपर लीक कांग्रेस के कार्यकाल में होता था तो अब भाजपा के कार्यकाल में हो गया तो क्या हो गया, इस बातों से उनको बचना पड़ा, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस की तरह ही देश चले इसके लिए भाजपा को नहीं चुना। और फिर बताता हूं, भाजपा ने ठीक वैसा ही कार्य नहीं किया है, कहीं अलग कार्य किया है। कांग्रेस के लिए सत्ता सबसे पहले थी, भाजपा के लिए, भाजपा ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने काम किया है वो सत्ता से कहीं आगे जाकर काम किया है। मैं 3 बात कह देता हूं। कांग्रेस ने कभी भी अपने किए हुए वादे पूरे नहीं किए, जिस वादे से उसको, जिस वचन से उसको मत मिलते थे, वोट मिलते थे, जैसे गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, इससे वोट मिलता था, कांग्रेस ने कभी उस पर काम नहीं किया। अब देखिए, भाजपा को वोट मिलता था राम मंदिर के मुद्दे से, भाजपा के कार्यकाल में राम मंदिर बन गया, मतलब वो मुद्दा अब नहीं रहा। भाजपा को वोट मिलते थे आर्टिकल 370 एब्रोगेशन से, भाजपा ने वो मुद्दा सुलझा दिया। तो अब यूसीसी है, देखिए गुजरात में लागू हो गया, उत्तराखंड में लागू हो गया, पश्चिम बंगाल में बैठ गया, मध्य प्रदेश लागू कर रहा है, ठीक है। तो जिस मुद्दे से उनको वोट मिलते हैं वो सत्ता की तरफ नहीं देखती, वो वोटों की राजनीति भाजपा नहीं करती, जो वचन दिया है उसे पूरा करने की राजनीति। तो उनको जो कांग्रेस ने नहीं किया उसके साथ अब उनको भाजपा की कंपैरिजन, तुलना नहीं करनी चाहिए। हमने कहा था, हमने किया, जो कहा था वो करके दिखाया है, और हम ये वचन देते हैं कि ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से उनको मतदाताओं के पास जाना होगा। कांग्रेस के साथ कंपैरिजन अब बंद कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, कब तक वो आपके विधायक को जितवाने के लिए आएंगे। विधायक को भी ये सोचना पड़ेगा, प्रत्याशी को, कि वो अब अपना कुछ वजूद, अपना कुछ वहां पर वजन होना चाहिए कि वो अपने नाम से वो जीत कर आए, ये करना ही होगा। राइट, ये सर। तो आने वाले दिनों में अभी काफी सारे राज्यों में चुनाव है, हम अपेक्षा रखते हैं कि मंथन जरूर करेगी बीजेपी, और जैसे आपने कहा कि करती है, लेकिन सर यही है कि जब जनता नाराज होती है तो अपना मत का जो अधिकार वो जताती है, वो दिखा हमको, और ये समझ लेना चाहिए, ये संकेत है बीजेपी को। और अगर वो एक बात ऐड कर देता हूँ, घमंड में है सर, की एक छोटी सी बात ऐड कर देता हूँ, एक छोटी सी बात। यस, भारत की जनता को आप आपातकाल से नापिए। आपातकाल में इतने अत्याचार भारत की जनता ने सहन किए, निर्दोषों को उठाकर जेल के पीछे डाल दिया, नागरिक अधिकार स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन 2.5 साल के बाद यही जनता ने वापस इंदिरा गांधी को जिता दिया। तो भारतीय जनता को इस मानदंड से अब देखना आवश्यक, भाजपा को यह देखना पड़ेगा। तो सर धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम।